एपिसोड 85। अदा कौन है? अधिपदा को लेकर चला गया था। दिशा और रिधिमा शौक में थी, लेकिन उनसे ज्यादा शौक में तनय था। तनय तो अपने रूम को देख के शौक हो गया था। उसका रूम कम जंगल ज्यादा लग रहा था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। तनय ने मुंह बना लिया और गुस्से में पैर पटकते हुए दिशा के पास आके उसकी बाजू पकड़ के उसको हिलाते हुए बोला, मोगली के खानदान की औरत, ये क्या किया मेरे रूम का हाल? दिशा चौंक गई और तनय को देखने लगी। तनय फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम जंगल में जाके हुला हूँ क्यों नहीं करती? मेरे रूम में आके चिंपैंजी बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की? तनय चिल्ला रहा था कि पीछे से निहारिका जी की एक तेज रौबदार आवाज आई, बहुत जबान चल रही है। बेचारे तनय की सारी हवा निकल गई। उसने मासूम सा मुंह बना लिया और धीरे से सिर घुमा के पीछे देखा तो उसके अंदर की बची खुची हवा भी निकल गई। निहारिका जी हॉकी स्टिक लिए डोर पर खड़ी उसे ही घूर रही थी। तनय ने अपना थूक अंदर कर लिया और जल्दी से दिशा की तरफ देख के उसके बालों से कॉटन हटाते हुए बोला, अरे तुम्हारा ही तो रूम है, जंगल क्या कब्रिस्तान बना डालो, खोद डालो सारा घर, बोलो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। बेचारी दिशा कभी तनय को हैरानी से देखती तो कभी निहारिका जी को। तनय फिर बोला, उछल कूद करके पेट खाली हो गया था क्या? पर ये कॉटन खाने की क्या जरूरत थी? चलो मैं तुमको आज बाहर से खाना खिला के लाता हूँ। बोल के तनय ने निहारिका जी की तरफ देखा और मासूम बनते हुए बोला, माँ मैं आपकी बहू को इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर लेकर जा सकता हूँ। निहारिका जी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो तनय की नौटंकी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उनका मानना था बच्चे अपनी बातें अपने में सॉल्व कर ले तो अच्छा है। लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, फिर वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और रिश्ता मजबूत होगा। मन में बात रखने से बस दूरियां बढ़ती है। निहारिका जी ने तनय को घूरते हुए कहा, जाओ, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। अगर जरा भी शिकायत आई तुम्हारी तो तुम समझदार हो। बोलते हुए निहारिका जी हॉकी को अपने दूसरे हाथ में मारने लगी, जैसे इशारे में बोल रही हो, बेटा मेरी हॉकी रेडी है तुमको पीटने के लिए। पर अपना तनय कम था क्या अपनी क्यूटनेस से सबको घुमाने में? अगर निहारिका जी उसकी माँ थी तो वो भी बेटा था उनका। तनय निहारिका जी के सामने दिशा को कुछ नहीं बोल सकता था तो क्या हुआ? बाहर ले जाके खाने की जगह दिशा का कीमा बना के दिशा को ही खिला देगा स्मार्ट बॉय, साथ में चालू पार्टी भी। तनय ने अपनी बतीशी चमका दी और दिशा के गले में हाथ डाल के निहारिका जी से बोला, आपको को लगता है मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ जिससे आपको हॉकी चलाने की जरूरत पड़े? लो इसे बोलते हैं लपेटना, पर अपनी लेडी डॉन भी कम स्मार्ट नहीं है। निहारिका जी भी तनय को बराबर धमकी देते हुए बोली, उम्मीद तो यही है, पर हॉकी चलाना मैं आज भी नहीं भूली। तनय दिशा को जबरदस्ती अपने साथ निहारिका जी के पास लाया और बोला, मेरी प्यारी मॉम ये हॉकी आप जन्य पर चलाओ, मैं चलता हूँ। बोल के तनय दिशा को लेकर खिसक लिया और बेचारे जन्य को फंसा गया। जन्य भी निहारिका जी को देख रहा था। निहारिका जी भी उसको आईब्रो उठा के देख रही थी कि किस्मत से जन्य का फोन बजा। उसने फोन निकाला और ज्यादा जरूरी कॉल ना होने पर भी कॉल पिक करके 1 सेकंड बाद बोला, तुम वहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। बोलते हुए जन्य खिसकने की प्लानिंग करने लगा। लो भाई, एक और स्मार्ट बॉय पर कोई फायदा है क्या? अपनी लेडी डॉन के आगे सब बच्चे हैं। अपनी लेडी डॉन के रहते कोई नहीं बच सकता। जन्य बच के भाग रहा था कि निहारिका जी ने जन्य का हाथ पकड़ के रोक लिया और बोली, सारे काम बाद में, पहले अपनी बीवी को लेकर जाओ। जन्य ने कंफ्यूजन से भरा फेस बना लिया, जैसे बोलना चाहता हो, आपने तो बोला था
सॉरी नहीं बोला तो आप रखोगी अपनी बहू को अपने पास, और मैंने जब माफी नहीं मांगी तो क्यों लेकर जाऊं? लेकिन बेचारा जन्य निहारिका जी का मारा बस मन में ही बोल सकता था। रिधिमा भी जन्य को ही ध्यान से देख रही थी। लेकिन जन्य को शांत देखकर निहारिका जी बोली, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर भी है समझे। जाओ रिधिमा को पहले घर छोड़ना, फिर जो काम करना हो करना। जन्य ने अजीब सा मुंह बनाया, पर वो क्या ही करता निहारिका जी के आगे। उनका प्यार और अपनापन ही तो था जिसके आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। जन्य और तनय में उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा कभी, फिर जन्य उनकी बात का मान कैसे न रखता। जन्य ने अपने गुस्से को पी के रिधिमा की तरफ देखा और बोला, जल्दी चलो। रिधिमा मुस्कुरा दी। जन्य बोल के चला तो रिधिमा भाग के निहारिका जी के पास आई और उनके गले से लग के बोली, आंटी जी तुसी तो ग्रेट हो, हमारे जैसे युवा की एकमात्र होप हो। निहारिका ने अपनी आईब्रो उठा ली और रिधिमा के कान खींचते हुए बोली, और ये युवा मेरे जन्य को थोड़ा कम परेशान किया करे, वरना हॉकी मुझे सब पर चलानी आती है। रिधिमा ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, वो बेकार में गुस्सा करता है, अब क्या एक जीवन मिला है उसमें भी उबला हुआ आलू बनी घूमती रहूं? अरे यार जिंदगी 4 दिन का मेला है, सारे झूले झूलो। रिधिमा की बात सुन के निहारिका जी हंस दी और बोली, पर झूले लगाने वाले को भी समझने की कोशिश करो, बहुत मेहनत से झूले लगते हैं। रिधिमा थोड़ी सीरियस हो गई, वो अच्छे से समझ रही थी निहारिका जी उससे जन्य को समझने की बात कर रही थी कि तभी जन्य की आवाज आई, जल्दी चलो। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई से भाग के जाते हुए निहारिका जी से बोली, थैंक यू आंटी जी जान बचाने के लिए। निहारिका जी मुस्कुरा दी। अधिप की गाड़ी में अदा बेड सीट से लिपटी किसी सामान के जैसे पीछे सीट पर पड़ी थी और छुटने के लिए मचलते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन अधिप ने बेड सीट को बाहर से बांध दिया था जिससे अदा बाहर नहीं आ पा रही थी। अधिप जल्द ही अपने घर पहुंच गया और अदा को फिर किसी सामान के जैसे निकाला और सीधा अपने रूम में लाके बाथरूम में लाया और शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। अदा बेड सीट के अंदर से और तेज झटपटाने लगी। अधिप ने बेड सीट खोली तो अदा पूरी लाल पड़ चुकी थी। अरे भाई गुस्से से नहीं, इतनी देर से बेड सीट से बंधे होने की वजह से। अधिप को अपने सामने देख के अदा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। अदा पूछना चाहती थी, ये सब क्या है? आपने मुझे फिर किडनैप क्यों किया और मुझे इतनी देर बांध के क्यों रखा? लेकिन अधिप का सीरियस फेस देख के उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपने हीरो का ऑरा ही कुछ ऐसा था। अदा पूरी गीली हो चुकी थी, उसका अब बस पल्लू नहीं पूरी साड़ी इधर उधर हो चुकी थी। अधिप ने तुरंत अदा की साड़ी निकाल के साइड फेंकी और उसको बाथ रोब पहना दिया। अदा शांति से खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर उसका बॉस करना क्या चाहता है। अधिप ने भी अभी तक अदा से एक शब्द नहीं कहा था। अधिप ने बाथ रोब पहना के तुरंत शैम्पू लिया और अदा के बालों को शैम्पू करने लगा। अदा ने मुंह बना लिया उसके सीधे इतने अच्छे बाल अधिप ने साबुन से धो डाले, पर फिर बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। अधिप ने अदा के बालों में शैम्पू किया और बाहर जाके उसके लिए रैबिट वाला नाइट सूट लेकर आया। अदा तब तक वैसे ही खड़ी थी। अधिप ने शॉवर बंद किया और अदा के हाथ में नाइट सूट रख के बोला, ओनली 2 मिनट चेंज करो, बाहर आओ। बोल के अधिप चला गया। अदा ने मुंह बना लिया, पर अपने बॉस की आज्ञा का पहन तो करना ही था, तो अदा भी जल्दी से चेंज करके बाहर आई। तो अधिप ने फिर उसको खींच के बेड पर बैठा दिया और उसके बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। अदा का तो कंफ्यूजन ने सिर घुमा जा रहा था, अधिप चाहता क्या है उसकी समझ से परे था। अधिप ने अदा के बाल सुखाए तो अदा के बाल फिर पहले जैसे हो गए। भाई स्ट्रेटनर से सीधे किए बाल शैम्पू से धोने के बाद सीधे बचेंगे क्या?
अधिप ने हेयर ड्रायर साइड रखा और अदा से थोड़ा दूर होकर उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा, फिर उसको उठा के मिरर के सामने लाके खड़ा कर दिया। अदा अपने आप को मिरर में फिर पहले जैसा जंगली देख के उदास हो गई। हालांकि अदा ऐसे ज्यादा क्यूट लगती था। उस अप्सरा लुक में वो थोड़ी समझदार और बड़ी लग रही थी। लेकिन न अदा बड़ी है ना ही समझदार, तो उसके लिए ये जंगली ओ अदा की नज़रों में जंगली, बाकी अधिप की नज़रों में उसकी क्यूट सब्जेक्ट लुक ज्यादा अच्छा था। अधिप ने अदा को मिरर के सामने खड़ा कर दिया था, लेकिन अदा को कुछ समझ नहीं आया, तो वो नजरें घुमा के अधिप को देखने लगी। अधिप अदा के पीछे आया और उसको पीछे से हग करते हुए उसका एक हाथ पकड़ के मिरर में अदा को परछाई दिखाते हुए बोला, ये कौन है? अदा और कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी बोली, ये तो मैं हूँ। अधिप सीरियस टोन में बोला, मैं कौन? अदा ने सिर उठा के अधिप को देखा तो वो थोड़ा घबरा गई। अधिप फिर बोला, मैं कौन? अदा थोड़ी डरी हुई सी बोली, मैं अदा। अधिप फिर सीरियस टोन में बोला, अदा कौन है? अदा कुछ सोच के थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, अदा आपकी सब्जेक्ट। अधिप फिर बोला, मेरी सब्जेक्ट कैसी दिखती है? अदा ने फिर अधिप को मिरर से ही देखा और कुछ सोच समझ के मिरर में ही अपनी परछाई को उंगली दिखाते हुए बोली, ऐसी। अधिप ने तुरंत झटके से अदा को अपनी तरफ घुमा लिया और उसको घूरते हुए बोला, तो क्यों अपने आप को बदलने की कोशिश की? अदा और डर गई, उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ भी बोलने को। एक तो वैसे ही बेचारी के बस भाषा ज्ञान का अभाव था, ऊपर से अधिप का गुस्सा देख के उसकी हवा और टाइट हो जाती थी। जो उसको आता था वो भी बेचारी भूल जाती थी। अधिप अदा के लिए किसी मैथ टीचर जैसा था, जो कितना भी अ स्क्वायर बी स्क्वायर पढ़ा ले, एग्जाम टाइम में डब्बा गोल हो ही जाता है। और फिर वो टीचर एग्जाम के बाद बच्चे की अच्छे से क्लास लगाता है। अदा शांत थी तो अधिप फिर गुस्सा करते हुए बोला, किससे पूछ के तुम घर के बाहर गई? अदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने डर से अपनी नजरें नीची कर ली। अधिप फिर गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए वो कल की आई लड़की जरूरी है कि मैं? अदा अब क्या ही जवाब देती, उसको इस सवाल का जवाब नहीं पता था। उसके लिए तो सभी जरूरी थे जो उसको प्यार देते थे। पर अपनी अदा को कौन समझाए अपना हीरो कितना जल फुकड़ा है। वो अदा को किसी भी लड़की के साथ चिपका बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान जाने कोई लड़का अगर टपक पड़ा तो अधिप उसका क्या हाल करेगा। ऊपर से तो आज अदा ने कहर ढा रखा था, तो अधिप जल के कोयले की खदान हो गया था। अगर किसी की नजर अदा को लग जाती, तो रास्ते में कुछ हो जाता, तो वो क्या करता? वैसे अधिप का गुस्सा गलत भी नहीं था। चीफ अदा के ऊपर गिद्ध जैसी नजरें रखा रहा था। नजर हटी और चीफ अदा को उठा के ले जाएगा, लेकिन अपनी मासूम अदा सब चीजों से बेखबर थी। डर से अदा की आंखों से आंसू निकल के अधिप के हाथ पर गिरा, तो अधिप का गुस्सा और बढ़ गया। अधिप ने अदा को बाजू से पकड़ के उठाया और बेड पर ला के खड़ा करके बोला, तुम रोगी? लो भाई, ये तो हद है, कितना जालिम हीरो है, रोने तक ना देता, पर जैसा भी है प्यार करता है अपनी हीरोइन से। अधिप की बात सुन के अदा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। इस समय अदा का हाल उस मासूम बच्चे जैसा था जिसकी माँ उसको रोने पर और डांटती है। अधिप अदा को देख के बोला, आंसू कैसे निकले तुम्हारी आंखों से? अदा ने जल्दी से अपने आप को मजबूत किया और भरे गले से बोली, मैं नहीं रोई बॉस, मैं तो आपकी सब्जेक्ट हूँ ना, आपके जैसी स्ट्रॉन्ग मैं थोड़ी ना रो सकती हूँ। स्ट्रॉन्ग गर्ल रोती थोड़ी ना है। अदा की भरी भरी आवाज सुन के अधिप का सारा गुस्सा बह गया। बोला था ना बड़ा प्यार करता है, गुस्सा आ जाता है, बेचारे का भी दिल है, फीलिंग समझो उसकी। अधिप ने अदा को छोटे बच्चे जैसे गोद में ले लिया और उसको टाइट हग करते हुए बोला,
तुम क्यों परेशान करती हो मुझे? क्या मजा मिलता है तुमको? अदा अगर समझदार होती तो बोलती मजे की तो पूछो मत। कितने मजे आते हैं आपको जल के कोयला बनते देख के मन तो करता है कोयला जला के भुट्टा भून लूं लेकिन ये बड़ी अदा बोल सकती थी। अभी अपनी क्यूट अदा छोटी थी तो मासूमियत से बोली, बॉस सॉरी, आगे से नहीं करूंगी पर बॉस मेरा एक सवाल है, मैंने कब परेशान किया आपको? अधिप ने अपना सिरना में हिला दिया पर अदा के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब अपना हीरो बेचारा क्या ही जवाब देता अदा को, यहाँ वो अपने दिल का हाल अदा को नहीं समझा पा रहा था। अपने दिल की जलन क्या ही समझाता? कैसे समझाए अपना हीरो अपने दिल का हाल अपनी हीरोइन को? वो बेचारा ये भी नहीं बोल सकता। उसका प्यार एक तरफा है, क्योंकि प्यार तो अदा भी करती है उससे, हाँ फर्क बस इतना है अदा सबसे प्यार करती है। अदा की नजरों में अधिप उसका गार्डियन था। अधिप ये मानता था लेकिन अधिप अदा का पेरेंट्स वाला गार्डियन नहीं बनना चाहता था, उसको हस्बैंड वाला गार्डियन बनना था। जो पता नहीं अदा कभी उसको बनने का मौका देगी कि नहीं। एपिसोड 86 फर्स्ट एक्सपीरियंस। तनय की कार में तनय गुस्से में ड्राइव कर रहा था और दिशा मुंह बना के बैठी सोच रही थी बोले कि ना बोले, कहीं तनय गुस्से में फट ना पड़े। फिर उसने सोचा उसका ही माल है, फटेगा तो भूरी में भर लेगी। अब कब तक शांत बैठेगी? इसलिए दिशा अशांति फैलाने अरे मतलब तनय से बात करने के लिए इतनी देर की शांति को भंग करते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? तनय ने घूर के दिशा की तरफ देखा तो दिशा उसके एकदम पास आ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आंखों में कुछ चला गया है क्या जो फाट रहे हो? दिशा के इतने पास आने से तनय अचानक से चौंक गया और उसने ब्रेक लगा दी तो दिशा उसके ऊपर ही गिर पड़ी। तनय की आंखें और बड़ी हो गई। उसने जल्दी से दिशा को अपने आप से दूर करना चाहा तो दिशा की नियत फिसल गई। अब देखो भाई, कैरेक्टर ढीला नहीं बोलने का, अपने पति पर नियत फिसली है। दिशा ने तनय को टाइट हग कर लिया, गलती से हुए हक का बकायदा फायदा उठाया मैडम ने। तनय ने मुंह बना लिया और दिशा को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, छिपकली सी औरत छोड़ मुझे। दिशा ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, बहुत टाइम बाद चांस मिला है, डांस किए बिना थोड़ी छोड़ूंगी। तनय की आंखें बड़ी हो गई, वो हैरानी से बोला, मैं क्या डांस फ्लोर नजर आ रहा हूँ तुम्हें? दिशा तनय के गले में बाहें डाले ही थोड़ी सी दूर हुई और तनय के गाल पर किस करके बोली, डांस नहीं मेरा पर्सनल फ्लोर। तनय की आंखें लटक गई, उसने झटके से दिशा को धक्का दिया तो दिशा सीधा डोर से जाके कस के भिड़ी और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। दिशा की चीख सुन के तनय घबरा गई, कहीं दिशा को ज्यादा तेज तो नहीं लगी। तनय ने तुरंत दिशा का हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींचा और उसके सिर पर हाथ रख के चेक करने लगा, कहीं दिशा के सिर से खून तो नहीं निकला। दिशा ध्यान से तनय को देख रही थी, तनय के फेस पर अपने लिए चिंता देख के दिशा का सारा दर्द हवा हो गया, लेकिन तभी उसके दिल में ख्याल आया ये फिक्र बस निहारिका जी के डर की वजह से है, तो दिशा के दिल में फिर से मायूसी छा गई और वो तनय का हाथ अपने सिर से हटा के बोली, इतनी भी तेज नहीं लगी, इससे ज्यादा दर्द सहने की आदत है मुझे। तनय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, ओ मैडम ज्यादा इमोशनल होने का नाटक मत करो, ओके जितना तुमने मुझे दर्द दिया है ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। दिशा सीरियस फेस के साथ बोली, मैंने तुमको दर्द दिया सीरियसली? तनय दिशा की बात सुन के चिढ़ गया और अपनी टी शर्ट निकाल के अपनी पीठ दिशा को दिखाते हुए बोला, इसको क्या कहना पसंद करोगी? तनय की पीठ देख के दिशा के मुंह से फिर चीख निकल पड़ी। तनय की पीठ की पूरी खाल निकल चुकी थी। उसकी पूरी पीठ लाल खून जैसी हो रखी थी, जैसे छुआ नहीं कि खून बह निकलेगा। तनय ने तुरंत अपनी टी शर्ट पहन ली और दिशा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, चुप, चीखना बंद करो।
ये सब तुम्हारी ही देन है। दिशा ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, सॉरी। तनय चीड़ के बोला, तुम्हारी सॉरी का क्या मैं रायता बना के अपनी पीठ पर लगाऊं? दिशा भरे गले से बोली, मैंने जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता था तुम अचानक से सामने आ जाओगे। तनय गुस्से में बोला, अचानक तो तुम मेरी लाइफ में आ गई हो। सूरज और चांद में भी इतने समय का ग्रहण नहीं लगता जितना तुम मेरी कुंडली में ग्रहण बन के बैठी। बैठी क्या लेटी हो? दिशा की आंखों में आंसू आ गया। तनय ने गहरी सांस ली और बोला, देखो मैं तुमको बस अपनी मॉम की वजह से झेल रहा हूं। दिशा ने नजरें उठा के तनय की तरफ देखा तो तनय आगे बोला, पर तुमको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं तुमको दे देता हूं और तुम मेरी कुंडली से हट जाओ, बाकी मैं अपनी मॉम को समझा लूंगा। बोलो कितना पैसा लोगी? दिशा के दिल में जोर से धक्का लगा। उसको जिस चीज से नफरत थी तनय ने वही बोला। उसको जब से तनय की सच्चाई पता चली थी, उसको इसी बात का डर था कहीं तनय ये ना समझे वो उसके पीछे पैसों के लिए है। और अभी तनय ने वही बोल दिया। दिशा को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत कार से नीचे उतर गई और बोली, अपना पैसा अपने पास ही रखो। बोल के दिशा आगे बढ़ गई। तनय बस उसको देखता रह गया। दिशा ने ऑटो पकड़ी और वापस निहारिका जी के घर के लिए निकल गई, क्योंकि निहारिका जी के घर में ही मयूर की मॉम नीता जी थी। दिशा का दर्द उनसे ज्यादा और कौन समझ सकता था। तनय ने भी दिशा पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए तो अच्छा था। दिशा चली गई, उसने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन मयूर जो वहीं से गुजर रहा था, उसने दिशा को ऑटो में बैठते देखा तो दिशा का पीछा करने लगा। दूसरी तरफ जन्य ने भी थोड़ी दूर आके गाड़ी रोकी और रिधिमा से बोला, तुम यहाँ से ऑटो लेकर चली जाओ। रिधिमा ने आंखें छोटी कर ली और बोली, ऑटो ले लो मतलब? आंटी ने बोला ना, पहले मुझे घर छोड़ो फिर जो काम हो वो करना। जन्य गुस्से में रिधिमा को देखते हुए बोला, तुम मुझे ना बताओ आंटी ने क्या कहा? इज्जत से बाहर निकलो वरना धक्के मार के बाहर निकालने में समय नहीं लगेगा। रिधिमा ने अपनी आंखें छोटी कर ली और सीट के ऊपर पैर फोल्ड करते हुए बोली, चलो धक्के मार के निकाल के दिखाओ। जन्य ने गुस्से में रिधिमा से कहा, मुझे चैलेंज कर रही हो? रिधिमा, यही समझ लो। जन्य ने गुस्से में रिधिमा को देखा और गाड़ी से बाहर निकल के रिधिमा के साइड आया और उसके साइड का डोर खोल के उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको बाहर निकालने लगा कि रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ओए पगला आदमी, इसको धक्का मारना नहीं खींचना बोलते हैं। बोलते हुए रिधिमा ने स्टायरिंग को कस के पकड़ लिया जिससे जन्य उसको बाहर ना खींच पाए। पर जन्य की ताकत रिधिमा से कहीं ज्यादा थी तो रिधिमा खींची जा रही थी। रिधिमा ने जब अपने आप को बाहर खींचता महसूस किया तो सिर घुमा के जन्य के हाथ में काट लिया। जन्य की आंखें बड़ी हो गई, उसने तुरंत रिधिमा का हाथ छोड़ दिया तो रिधिमा उसको जीभ दिखाते हुए बोली, गधे चंद, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। जन्य ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और बोला, आज तुमको यही गाड़ दूंगा। बोल के जन्य ने रिधिमा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रिधिमा जन्य के हाथ को देख के तुरंत ड्राइविंग सीट की तरफ भागने लगी। जन्य ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए और पीछे से रिधिमा की गर्दन पकड़ने को हुआ कि रिधिमा थोड़ा आगे बढ़ गई, जिससे रिधिमा की गर्दन तो नहीं पर उसकी कुर्ती जन्य के हाथ में आ गई। जन्य को लगा वो कुर्ती से रिधिमा को अपने तरफ खींच लेगा, लेकिन उसने जैसे कुर्ती खींची रिधिमा तो नहीं, लेकिन कुर्ती चीर के उसके हाथ में आ गई। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। रिधिमा भी शॉक हो गई। वो जल्दी से पलटने लगी तो आधी कुर्ती जन्य के हाथ में थी तो वो पलट भी नहीं पाई।
जन्य शौक में कुर्ती पकड़े आंखें फाड़े रिधिमा को देख रहा था कि रिधिमा ने सिर घुमा के जन्य को देखा तो गुस्से में उसके पेट में लात मारते हुए बोली, छिछोरे इंसान, कुर्ती छोड़। जन्य का सारा गुस्सा उस कुर्ती के साथ चीर के रह गया था। जन्य ने तुरंत कुर्ती छोड़ दी और घूम के खड़ा हो गया। रिधिमा ने गुस्से में जन्य को देखा, फिर अपनी कुर्ती को, तो उसकी कुर्ती पीछे से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी फट चुकी थी, जिसकी वजह से आगे का हिस्सा भी ढीला होकर गिर रहा था। रिधिमा ने आगे से अपनी कुर्ती ठीक से पकड़ी और अपनी सीट से टेक लेकर बैठ गई, लेकिन उसको जन्य के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जन्य को पीठ देकर खड़ा देखा तो गुस्से में उसकी बैक में एक लात जमाते हुए बोली, गधे। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। वो थोड़ा आगे को लड़खड़ा के गया, फिर अपने आप को संभाल के गुस्से में रिधिमा की तरफ पलटा, लेकिन रिधिमा को अपनी आगे की कुर्ती पकड़े देख उसका गुस्सा फिर लड़खड़ा गया, मतलब हवा हो गया। जन्य रिधिमा से नजरें चुराने लगा। भाई, लड़की से लात खाना गया, अभी गाजर का हलवा बनाने। आंखों की हया भी कुछ होती है कि नहीं? अपने छोरे घने संस्कारी है रे बाबा। लेकिन जन्य को देख के रिधिमा चिढ़ते हुए बोली, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मुझे बाहर निकालना था, मेरी कुर्ती को फाड़ के बाहर नहीं फेंकना था, खुला घर देखा नहीं कि घुसने लगे। जन्य की आंखें और बड़ी हो गई। मतलब क्या था रिधिमा का? वो उसको अकेला पाके उसका फायदा उठाने का सोच रहा था। नो नो नो, रिधिमा का वो फायदा उठाएगा, उसके इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। जन्य सोच रहा था कि रिधिमा फिर चिल्लाते हुए बोली, कभी किसी लड़की की पीठ नहीं देखी क्या? आंखें क्या सेक रहे हो? मैं ऐसे घर जाऊंगी, क्या कुछ करो। जन्य ने एक नजर घूर के रिधिमा को देखा। वो रिधिमा पर आंखें सकेगा, दुनिया की बाकी लड़कियां मर गई है क्या? पर जन्य अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था तो कुछ बोल कहीं पाया, बस अपने मन में ही बोल के रह गया। जन्य को शांत देख के रिधिमा फिर चिल्लाते हुए बोली, ओए लार टपकाओ इंसान, आंखें बाद में सेक लेना, अभी कुछ करो। अब तो हद थी। जन्य रिधिमा को देख तक नहीं रहा था, फिर भी रिधिमा उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी। अब अपने बॉडीगार्ड का ईगो हर्ट होना ही था, और भाई जब ईगो हर्ट होता है तो सारी हिचक गई भिंडी तोड़ने। जन्य गुस्से में रिधिमा के पास आया और बोला, जब इतनी ही अपनी इज्जत की चिंता है तो ठंग के कपड़े खरीद के पहना करो, चोर बाजार से खरीद के पहनोगी तो यही हाल होगा। रिधिमा हैरानी से मुंह खोले जन्य को देखते हुए बोली, कितने बेशर्म हो तुम, एक तो मेरी कुर्ती फाड़ दी, ऊपर से मुझे ही गर्मी दिखा रहे हो। जन्य भी चिढ़ते हुए बोला, हाँ हूँ बेशर्म, क्या कर लोगी। रिधिमा को भी गुस्सा आ गया, पर वो गुस्से में भूल गई उसने आगे से अपनी कुर्ती पकड़ी हुई है। रिधिमा ने चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथ जन्य का गला दबाने के लिए बढ़ाते हुए कहा, तुमको जान से मार दूंगी। लेकिन रिधिमा का अपनी कुर्ती से हाथ हटाना था कि कुर्ती आगे से भी गिरने लगी। जन्य उसके सामने ही खड़ा था। जन्य ने जैसे कुर्ती गले से नीचे होती देखी, तुरंत अपना हाथ रख के कुर्ती नीचे गिरने से रोक ली। रिधिमा ने जैसे जन्य का हाथ अपनी बॉडी पर महसूस किया, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। उसने नजरें नीचे करके जन्य के हाथ को देखा, फिर सिर उठा के जन्य को अपनी लाल पड़ी आंखों से देखा तो जन्य ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। उसने तो रिधिमा की मदद की ना, अगर आगे से कुर्ती गिरती तो, लेकिन जैसे ही जन्य की नजर अपने हाथ पर गई तो उसको समझ आया उसने कुर्ती बचाने के चक्कर में रिधिमा को बैड टच कर लिया। जन्य ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया तो कुर्ती इस बार नीचे ही गिर गई। रिधिमा की आंखें और लाल पड़ गई। उसने जल्दी से अपनी कुर्ती पकड़ के ऊपर की और गुस्से में जन्य को देखा तो जन्य फिर पीठ देकर खड़ा था। जन्य अपना हाथ हटाते ही पलट गया था, मतलब उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुर्ती तो उसने ही फाड़ी न। सोच सोच के रिधिमा को गुस्सा आ रहा था तो उसने एक और लात गुस्से में
जन्य को जमा दी। जन्य ने गुस्से में मुट्ठी कस ली। गुस्सा तो उसको बहुत आया, लेकिन लड़की का मारा इंसान गुस्सा स्ट्रो लगा के पीने के सिवा और कर ही क्या कर सकता है। अपने जन्य ने भी वही किया। दोनों के बीच शांति थी। जन्य भी पीठ देकर ही तब से खड़ा था कि जन्य को कुछ याद आया। उसने गाड़ी की चाबी से ही डिग्गी ऑन की और उसमें तनय के कुछ कपड़े पड़े थे। तनय हमेशा कहीं ना कहीं गिरा पड़ा रहता था, तो खून से उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो ऐसे खून से सने कपड़ों के साथ घर नहीं जा सकता। इसलिए तनय अपने कुछ कपड़े अधिप जन्य और अपनी तीनों की गाड़ी में रखता था। जन्य ने तनय की टी शर्ट निकाली और रिधिमा के पास आके दूसरे साइड मुंह करके रिधिमा को टी शर्ट देते हुए बोला, इसको पहन लो। रिधिमा ने जन्य को एक नजर देखा, फिर टी शर्ट को। टी शर्ट देख के ही रिधिमा समझ गई ये टी शर्ट जन्य की नहीं है, क्योंकि जन्य बस शर्ट ही पहनता था और इतने टाइम से रिधिमा उससे मिल मिल के एक ही ड्रेस कोड से ये समझ चुकी थी। जन्य उबला आलू है, अरे मतलब एक जैसे ही कपड़े पहनता है। रिधिमा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। रिधिमा सोच रही थी जन्य अपनी शर्ट निकाल के उसको पहनने को देगा, फिर उसको किसी मूवी की हीरोइन जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन जन्य ने तो उसके हीरोइन बनने के अरमान पर तनय की टी शर्ट फेंक के मारी थी। अरे मतलब पानी फेर दिया यार। पर इसमें अपने बॉडीगार्ड की कोई गलती नहीं थी। अब जन्य ने बस शर्ट ही पहन रखी थी। अगर वो अपनी शर्ट निकाल के रिधिमा को दे देता तो क्या वो रिधिमा के सामने शर्ट लेस घूमता? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने बॉडीगार्ड की भी कोई इज्जत थी भाई, उसको भी लड़की के सामने शर्ट लेस होने में लज्जा आती थी। अब वो एटीट्यूड में बोल नहीं सकता था, तो क्या हुआ, ये दुनिया है बाबू, सब जानती है। रिधिमा ने टी शर्ट ली और वेमन से पहन ली। जन्य थोड़ी देर फिर वैसे ही मुंह फेर के खड़ा रहा। तो रिधिमा बोली, अब क्या सड़क में गड्ढा करके पानी निकालोगे, चलो। जन्य समझ गया रिधिमा ने टी शर्ट पहन ली, तो वो रिधिमा की तरफ घूमा और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी की चाबी उसके हाथ में रख के बोला, तुम खुद ड्राइव करके घर चली जाओ। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। बोल के जन्य जाने लगा तो रिधिमा गाड़ी से बाहर आई और बोली, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। जन्य आगे बढ़ते हुए बोला, तो धक्का मार के ले जाओ। रिधिमा समझ चुकी थी जन्य उससे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? पर रिधिमा को कोई कैसे समझाए। ये अपने बॉडीगार्ड के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहली बार उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर कोई लड़की बैठी और ये घटना घट गई। अब वो कैसे इतनी दूर का रास्ता रिधिमा के हाथ तय करता? उसका तो दम ही घुट जाता रिधिमा के साथ एक ही गाड़ी में। लेकिन रिधिमा भी कम थोड़ी थी जन्य को छेड़ने में। वो भाग के जन्य के पीछे आते हुए बोली, अरे जब मुझे गाड़ी धक्का मार के ही चलानी है तो तुम्हारे साथ पैदल ही रास्ता नाप लेती हूँ, मेहनत कम लगेगी। रिधिमा भाग के जन्य के पास आ रही थी। जन्य भी रिधिमा से बचने के लिए और तेज चल रहा था कि रिधिमा ने दोनों हाथ बढ़ा के जन्य को शोल्डर से पकड़ने की कोशिश की ताकि उसको पकड़ के पीछे खींच सके, लेकिन जन्य आगे बढ़ा और रिधिमा जल्दबाजी में लड़खड़ा के गिरने लगी और उसने सहारे के लिए जन्य को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जन्य तो हाथ ना आया। पर जन्य की पैंट की पीछे की दोनों पॉकेट रिधिमा के हाथ में आ गई और जो अभी रिधिमा के हाथ हुआ वहीं जन्य के हाथ हुआ। रिधिमा जन्य की पॉकेट चीरते हुए जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। जन्य की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ अपने बैक पर रख लिए और पीछे रिधिमा की तरफ घूमा, तो रिधिमा वही रोड पर ही उठ के बैठ गई और जन्य की दोनों पॉकेट अपने हाथ से हिलाते हुए हंसने लगी। जन्य का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम डॉट। लेकिन रिधिमा जन्य को रोकते हुए पहले बोली, कायदे के कपड़े पहना करो, चोर बाजार से खरीद के पहनोगे तो पॉकेट ऐसे ही चिरेंगी। रिधिमा ने जन्य के बोले शब्द उसको ही गुड़ में लपेट के मारे थे।
जन्य ने गुस्से में दांत पीस लिए। भाई, अब अपना बॉडीगार्ड अपनी मुट्ठी बंद नहीं कर सकता था ना? उसके दोनों हाथ उसकी बैक पर जो थे। रिधिमा ने जन्य को पीछे हाथ रखे देखा तो हंसते हुए बोली, डोंट वरी, तुम्हारा कुछ नहीं दिख रहा। अब तो बेचारे जन्य का सिर घूम गया। ये लड़की कितनी बेशर्म थी।